आज हम और आप मिलकर उन वादों की तह तक जाएंगे जो एक देश अपने लोगों से करता है, यानी अधिकार। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों को बहुत गहराई से समझते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये अधिकार क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि ये क्यों इतने ज़रूरी हैं और आपकी हमारी ज़िंदगी में ये असल में क्या मायने रखते हैं। और इसे समझने के लिए चलिए दो बिल्कुल अलग लेकिन सच्ची कहानियों से शुरुआत करते हैं। पहली कहानी है 1982 के एशियाई खेलों की। दिल्ली में स्टेडियम और फ्लाईओवर बन रहे थे और हजारों गरीब मजदूर दिन रात काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें सरकार की तय की हुई न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसे दिए जा रहे थे। दूसरी कहानी असम के मांछल लालों की है। 1951 में 23 साल की उम्र में उन्हें किसी को चोट पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और यहाँ से उनकी कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। जब मांचल को अदालत में पेश किया गया तो उन्हें मानसिक रूप से इतना अस्थिर पाया गया कि उन पर मुकदमा नहीं चल सकता था। उन्हें इलाज के लिए एक अस्पताल भेजा गया। उनका इलाज हुआ, वो ठीक भी हो गई। डॉक्टरों ने 2 बार, एक बार 1967 में और फिर 1996 में जेल अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर बताया कि मांचल पूरी तरह स्वस्थ है और मुकदमे का सामना कर सकती हैं। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने नहीं। मांचल लालुंग 54 साल तक हिरासत में सड़ती रहीं। 1-2 नहीं, पूरे 54 साल। जब 2005 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम ने इस मामले को उठाया, तब जाकर वे रिहा हुईं। उस वक्त उनकी उम्र 77 साल हो चुकी थी। उनकी पूरी जिंदगी एक ब्यूरोक्रेटिक लापरवाही की भेंट चढ़ गई। एक तरफ हजारों मजदूर जिन्हें उनका हक मिला और दूसरी तरफ मांचल जिनकी पूरी जिंदगी छीन ली गई। ये दो कहानियां साफ दिखाती हैं कि अधिकार सिर्फ किताब में लिखे शब्द नहीं है, ये जिंदगी और बर्बादी के बीच का फर्क हो सकते हैं। बिल्कुल। पहले मामले में कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों ने शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली। कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया और सरकार को आदेश दिया कि उन मजदूरों को उनका हक यानी तय वेतन मिलना ही चाहिए, और मिला भी। लेकिन दूसरे मामले में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का इतना भयानक उल्लंघन हुआ कि सोचकर भी डर लगता है। ये दोनों कहानियां हमें एक ही सबक सिखाती हैं। संविधान में अधिकार देना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनका जमीन पर लागू होना। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और खोदते हैं। स्रोतों में एक शब्द बार बार आता है, बिल ऑफ राइट्स। ये क्या बला है? एक जगह इसकी तुलना वारंटी कार्ड से की गई है, जो मुझे काफी दिलचस्प लगी। ये तुलना एकदम सटीक है। सोचिए, जब आप कोई महंगी चीज खरीदते हैं तो आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है। वो गारंटी देता है कि अगर चीज खराब हुई तो कंपनी उसे ठीक करेगी। बिल ऑफ राइट्स नागरिकों के लिए वैसा ही एक वारंटी कार्ड है जो सरकार के खिलाफ दिया गया है। ये अधिकारों की एक लिस्ट है जिसे संविधान में लिखा जाता है और जिसकी सुरक्षा की गारंटी खुद संविधान देता है। मतलब ये सरकार को ही उसके हद में रहने को कहता है। हाँ, इसका मुख्य काम ही यही है कि सरकार नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ कुछ न कर सके। ये हमें सिर्फ दूसरे लोगों से नहीं, बल्कि सरकार की अपनी ताकत से बचाता है, चाहे वो पुलिस हो, कोई सरकारी दफ्तर हो या खुद संसद। भारत के संविधान में इन्हें मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। इन्हें मौलिक क्यों कहते हैं? ये किसी आम कानून से अलग कैसे हैं? इन्हें मौलिक यानी फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी इंसान के विकास के लिए, उसकी गरिमा के लिए सबसे बुनियादी जरूरतें हैं, और ये आम कानूनों से बिल्कुल अलग हैं। एक आम कानूनी अधिकार, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक का कोई नियम, उसे संसद एक साधारण बहुमत से कभी भी बदल सकती है। लेकिन मौलिक अधिकारों को बदलने के लिए सरकार को संविधान में ही संशोधन करना पड़ता है, जो एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। सरकार का कोई भी अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो इन अधिकारों को छीनता हो। एक मिनट, कोई भी अंग नहीं, मतलब सरकार अपने ही हाथ बांध रही है? ये तो सुनने में बहुत अजीब लगता है। क्या सच में इन अधिकारों पर कोई लगाम नहीं है? ये अनलिमिटेड है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये अधिकार असीमित नहीं है। सरकार इन पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जैसे आपको बोलने की आज़ादी है। लेकिन आप इस आज़ादी का इस्तेमाल देश की सुरक्षा को खतरे में डालने या किसी के लिए नफरत फैलाने के लिए नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ उचित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रतिबंध मनमाने नहीं हो सकते, उनका कोई ठोस और तर्कसंगत आधार होना जरूरी है। ठीक है, तो अब कुछ बड़े अधिकारों पर आते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है समानता का अधिकार।
स्रोतों में कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो काल्पनिक हैं पर लगते बिल्कुल असली हैं। जैसे एक गांव में एक दुकानदार एक ग्राहक को तो बढ़िया कप में चाय देता है, पर उसके दलित दोस्त को मिट्टी के कुल्हड़ में चाय थमा देता है। ये सीधा सीधा भेदभाव है और समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। इसी तरह का एक और उदाहरण था एक टीवी चैनल का, जो 45 साल से ज्यादा उम्र की महिला न्यूज एंकरों को तो हटा देता है, लेकिन उसी उम्र के पुरुष एंकरों को काम करने देता है। ये लिंग के आधार पर भेदभाव है। हमारा संविधान ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए बनाया गया था। तो ये अधिकार कहता क्या क्या है मोटे तौर पर? इसके तहत 5 मुख्य बातें हैं। पहली, कानून के सामने सब बराबर है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। दूसरी, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, ये जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तीसरी, दुकानें, होटल, कुएं, तालाब जैसी सभी सार्वजनिक जगहों पर हर किसी को जाने का हक है। चौथी और सबसे ऐतिहासिक बात, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बना दिया गया। और पांचवी, सेना या शिक्षा से जुड़े सम्मान के अलावा राज्य कोई राजा महाराजा जैसी उपाधियां नहीं देगा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है, और ये बहस अक्सर होती भी है। अगर सब बराबर हैं, तो फिर सरकारी नौकरियां और कॉलेजों में आरक्षण यानी रिजर्वेशन क्यों है? ये तो समानता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। मैं समझती हूँ ये सवाल क्यों उठता है। संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं मानी जाएंगी। इसके पीछे का इरादा अवसर की समानता को हकीकत में बदलना है। सोचिए, एक 100 मीटर की रेस हो रही है। एक धावक तो स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा है और दूसरा 50 मीटर पीछे। क्या सिर्फ ये कह देना कि जाओ, दौड़ो, तुम दोनों बराबर हो, काफी है? नहीं। मतलब जो सदियों से पीछे धकेले गए हैं, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए ये एक तरीका है। बिल्कुल। जिस समाज में कुछ वर्गों को हजारों साल तक शिक्षा और सम्मान से दूर रखा गया हो, वहां उन्हें बराबरी पर लाने के लिए कुछ विशेष उपाय करने ही पड़ेंगे। संविधान इसे भेदभाव नहीं, बल्कि समानता को स्थापित करने का एक जरूरी जरिया मानता है। हालांकि हमारे स्रोतों में ये भी जिक्र है कि कई लोग इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की तरह देखते हैं और कहते हैं कि इससे मेरिट का नुकसान होता है। ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है और दिखाती है कि समानता का विचार कितना जटिल है। ठीक है, तो कानून की नज़र में सब बराबर हैं, लेकिन अगर किसी को अपनी बात कहने या कहीं भी आने जाने की ही आज़ादी ना हो, तो उस बराबरी का क्या फ़ायदा? शायद इसीलिए संविधान बनाने वालों ने समानता के ठीक बाद स्वतंत्रता को इतनी अहमियत दी। एकदम सही कनेक्शन है। स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन यहाँ भी स्वतंत्रता का मतलब मनमानी करना नहीं है। इसका मतलब है सोचना, बोलना, लिखना, घूमना, कोई भी काम करना, लेकिन एक दायरे में रहकर, ताकि आपकी आज़ादी से किसी और की आज़ादी या देश के कानून व्यवस्था को नुकसान ना पहुंचे। और इसी में सबसे बड़ा अधिकार आता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 21। और यहीं पर माँ कचलालों की कहानी दिल दहला देती है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सिर्फ चंद शब्द हैं, लेकिन इनके न होने की वजह से एक इंसान की पूरी जिंदगी जेल में सड़ गई, वो भी बिना किसी मुकदमे के। ये इस अधिकार का सबसे दुखद उदाहरण है। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सिर्फ और सिर्फ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि गिरफ्तारी मनमानी नहीं हो सकती। आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, आपको अपनी पसंद का वकील करने का हक है और 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। माचल के मामले में इनमें से किसी भी प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं हुआ। और मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक अधिकार का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों में कहा है कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ जानवर की तरह सांस लेना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। और इसी एक लाइन की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने इसमें साफ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार और यहाँ तक कि आजीविका का अधिकार भी शामिल कर दिया है। कोर्ट का मानना है कि बिना घर और रोजी रोटी के गरिमापूर्ण जीवन कैसा? एक मिनट, आपने कहा कि किसी को अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन स्रोतों में एक चीज का जिक्र है जो मुझे बहुत अजीब लगी, निवारक नजरबंदी या प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार किसी को अपराध करने से पहले ही जेल में डाल सकती है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। आपका रिएक्शन स्वाभाविक है।
ये एक बहुत ही विवादास्पद प्रावधान है। सामान्य कानून में आपको अपराध करने पर सजा मिलती है, लेकिन निवारक नजरबंदी के तहत सरकार किसी व्यक्ति को सिर्फ इस शक की बिना पर गिरफ्तार कर सकती है कि वो भविष्य में कोई गैर कानूनी काम कर सकता है या देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। शुरू में यह नजरबंदी 3 महीने की हो सकती है, जिसके बाद एक सलाहकार बोर्ड तय करता है कि इसे आगे बढ़ाया जाए या नहीं। इसका मकसद देश को बचाना है, लेकिन इसका दुरुपयोग होने का खतरा हमेशा बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में कमजोर वर्गों के लिए भी कुछ खास इंतजाम हैं, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहां पर वो 1982 के एशियाई खेलों वाले मजदूरों की कहानी फिर से याद आती है। बिल्कुल, उन मजदूरों से बेगार करवाई जा रही थी। बेगार का मतलब है बिना पैसे दिए या बहुत कम पैसे देकर किसी से जबरदस्ती काम करवाना। ये अधिकार इसी प्रथा पर रोक लगाता है। साथ ही ये मानव तस्करी यानी इंसानों, खासकर महिलाओं और बच्चों की खरीद बिक्री और उनसे गुलामी करवाने पर भी सख्त पाबंदी लगाता है। और इसी अधिकार के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों या खदानों जैसे खतरनाक कामों में मजदूरी करवाना भी एक अपराध है। भारत में इतनी भाषाएं हैं, इतने धर्म हैं, क्या इन अलग-अलग समूहों के लिए भी संविधान में कुछ सोचा गया है? जरूर सोचा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर किसी को अपना धर्म मानने, उसके हिसाब से पूजा पाठ करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर देश है, जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। सरकार की नज़र में सब धर्म बराबर हैं। इसी तरह सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी हैं। ये भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का हक देते हैं। वे अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने स्कूल और कॉलेज भी खोल सकते हैं। अधिकारों की ये लिस्ट तो बहुत शानदार है, लेकिन असली सवाल वही है जो माचल लालूम की कहानी उठाती है। अगर कोई इन अधिकारों को न माने तो एक आम नागरिक क्या करे? स्रोतों के मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर ने खास अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हाँ, और वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार है जो बाकी सारे अधिकारों की रक्षा करता है। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये अधिकार आपको सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जिसके बिना बाकी सारे अधिकार बेमानी हो जाते। और अदालतें इन अधिकारों को लागू कैसे करवाती हैं? स्रोत में रिट का जिक्र है। इसे ऐसे समझिए, ये कोर्ट के 5 सुपर पावर्स हैं जो वो नागरिकों के अधिकारों को बचाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। पहला और सबसे जरूरी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। ये कोर्ट का एक्सरे विजन है जो सरकार से पूछता है, ये इंसान कहाँ है, उसे मेरे सामने पेश करो। ये किसी को गैर कानूनी तरीके से गायब होने से बचाता है। माचन मालूम के केस में शायद इसी का इस्तेमाल होना चाहिए था। फिर आता है परमादेश, मैंडमस, जो एक तरह से कोर्ट का डंडा है। जब कोई सरकारी अफसर अपना कानूनी काम नहीं कर रहा तो कोर्ट कहता है चलो अपना काम करो। बाकी 3 रिट्स न्यायपालिका के अंदर के सिस्टम को ठीक रखने के लिए हैं, जैसे किसी निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना या किसी मामले को अपने पास मंगवा लेना। वाह, तो कोर्ट के पास इन्हें लागू करवाने का पूरा टूल किट मौजूद है। क्या इनके अलावा भी कोई संस्था है? हाँ, बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग जैसी कई संस्थाएं भी बनी। ये सीधे सजा तो नहीं दे सकती, लेकिन ये अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती हैं, अपनी रिपोर्ट से सरकार पर दबाव बनाती हैं और लोगों में जागरूकता फैलाती हैं। अभी तक हमने उन अधिकारों की बात की जो सरकार की ताकत पर लगाम लगाते हैं, लेकिन हमारे स्रोतों में एक और चीज का जिक्र है, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है? ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। अगर मौलिक अधिकार सरकार के लिए ये मत करो की लिस्ट है, तो निर्देशक सिद्धांत ये करना चाहिए की लिस्ट है। ये सरकार के लिए एक तरह के दिशा निर्देश हैं कि एक अच्छा कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उसे क्या-क्या करना चाहिए। जैसे सबके लिए रोजी रोटी का इंतजाम करना, स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन देना, गांवों में पंचायतें बनाना,
पर्यावरण की रक्षा करना। लेकिन मजे की बात यह है कि ये गैर न्यायोचित हैं। इसका मतलब ये सरकार के लिए एक तरह की विश लिस्ट या नैतिक सलाह है, कोई कानूनी मजबूरी नहीं। आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि सरकार ने मुझे समान वेतन नहीं दिया, इसे लागू करवाओ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इनके पीछे कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और राजनीतिक दबाव काम करता है। सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखेगी। तो यहाँ एक टकराव की स्थिति बन सकती है। मान लीजिए सरकार किसी निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, जैसे जमींदारी खत्म करना ताकि जमीन का बंटवारा सही से हो। लेकिन वो कानून किसी जमींदार के संपत्ति के मौलिक अधिकार से टकराता है, तब क्या होगा? और ये टकराव हुआ, ये भारतीय संविधान के इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। शुरुआत में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। जब भी सरकार भूमि सुधार के कानून लाती, बड़े बड़े जमींदार कोर्ट पहुंच जाते और कहते कि ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। कई सालों तक सरकार और न्यायपालिका के बीच इस बात को लेकर खींचतान चलती रही। एक तरफ समाज का भला था, दूसरी तरफ एक व्यक्ति का अधिकार। तो इसका हल कैसे निकला? सालों की बहस के बाद आखिरकार 1978 में सरकार ने 44वां संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से ही हटा दिया। उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये दिखाता है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि संविधान हमें अधिकारों का एक बहुत मजबूत ढांचा देता है, लेकिन ये कहानी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। इसमें व्यक्तिगत आजादी और समाज के बड़े लक्ष्यों के बीच लगातार एक खींचतान चलती रहती है। सबसे बड़ा सबक ये है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जिंदा बहस है। ये हमें बताता है कि एक समाज के तौर पर हम हमेशा एक मुश्किल चुनाव करते हैं, एक व्यक्ति की आज़ादी और पूरे समाज की भलाई के बीच। संपत्ति के अधिकार का हटना इसी चुनाव का नतीजा था। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, बल्कि ये है कि संतुलन कहाँ बनाया जाए। और ये संतुलन हर पीढ़ी को खुद खोजना पड़ता है। अधिकारों का दायरा भी स्थिर नहीं है। न्यायपालिका की व्याख्याओं ने, जैसा हमने देखा, जीवन के अधिकार में गरिमा और आजीविका को शामिल करके इसके मायने ही बदल दिए। हमारे स्रोतों में 1976 में जोड़े गए मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज का भी जिक्र है, लेकिन ये भी साफ किया गया है कि हमारे अधिकारों का मिलना इन कर्तव्यों को पूरा करने पर निर्भर नहीं है। और ये सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। एक लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों के बीच आखिर क्या रिश्ता होना चाहिए? क्या एक को दूसरे पर निर्भर होना चाहिए, या अधिकार हमेशा बिना किसी शर्त के मिलने चाहिए?